हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये मल्टीपल वीडियो सीरीज रहेगी जहां पे हम लोग हर एक लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे 2 से 3 चैप्टर्स इकोनॉमिक सर्वे के कवर कर सके। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात की जाए तो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में इसकी काफ़ी महत्वता है। पिछले कुछ सालों में ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, कि इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। और मेंस एग्जामिनेशन का भी काफ़ी हिस्सा इकोनॉमिक सर्वे से कवर होता है। जैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, टूरिज्म की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो बहुत सारी रिलेटेड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने को मिलती है। और किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को सही तरह से असेस करने का जो तरीका रहता है वो सर्वे ही रहता है। हमने इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश बजट है उसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो बजट बेसिकली प्रपोजल रहता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो वो काफ़ी हद तक हम लोगों को रियल इकोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं हमें प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए ये रिलेवेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारे पहले दोनों चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स में 3 इंपॉर्टेंट बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है, जिनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न क्या है। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के पैटर्न का मतलब सीधा सीधा क्या है कि बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे ओईसीडी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, फोर्ब्स, जिनके द्वारा टाइम टू टाइम वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट किया जाता है। ये बताया जाता है कि पिछले जैसे 2023 में, 2024 में कितने परसेंट ग्लोबल इकोनॉमी में हमें ग्रोथ देखने को मिली या डिक्लाइन देखने को मिला। और उसके साथ साथ किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन इस स्पेसिफिक समय में बनी हुई है, वो जानकारी भी हम लोगों को इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट से देखने को मिलती है। इन्हीं रिपोर्ट्स में इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज का भी जिक्र किया जाता है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं रेलिवेंट है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसके बारे में हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा गया है। एंड फाइनली हम लोग जाएंगे इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो बेसिकली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। क्योंकि ये जो दोनों हिस्से हैं, ये आप लोग न्यूज़पेपर के अंदर भी पढ़ते रहते हो, या आप लोग इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, आपने वहां पे भी देखा होगा। लेकिन ये जो तीसरी इंफॉर्मेशन है, दैट इज इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कुछ सालों में जीडीपी ग्रोथ किस तरह से रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, पर कैपिटा आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम क्या है, कितनी है, इसकी सारी जानकारी, और अलग अलग सेक्टर्स हिमाचल में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर किस तरह से जो वो कंट्रीब्यूट करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये सारी जानकारी इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिकली जो चैप्टर 2 है उसमें दी गई है। तो चलिए हम लोग आज अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग लेक्चर को शुरू करें, कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स हमारे लेक्चर के अंदर आएंगे, तो जल्दी से मैं उनके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आसान भाषा में समझा देता हूँ कि इन स्पेसिफिक वर्ड्स का मतलब क्या है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे से पहले जो बेसिक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है उसकी हम लोगों को थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें डाटा, इसमें परफॉर्मेंस की बात की जाती है, रेदर देन ये लोग जो है वो हम लोगों को कंसेप्ट समझाएं। क्लियर? लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ थोड़ा टेक्निकल शब्द आएगा, टेक्निकल वर्ड आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लेमन भाषा में, आसान भाषा में जो है वो उस स्पेसिफिक शब्द का मतलब क्या है वो समझा दूँ। और उसके साथ साथ इस सर्वे को पढ़ने में क्या अप्रोच रखनी चाहिए, होपफुली वो भी आप लोगों को यहाँ से मदद होगी। और वैसे सर्वे जो है वो अगर आपने क्या थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स आपके इकोनॉमी के क्लियर है तो इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सबसे बड़ा परेशानी होती है वो होती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने के लिए। तो देखिए, फैक्ट्स को मेमोराइज करने का जो पहला कदम होता है वो अंडरस्टैंडिंग है, कि आप उस पूरी सिचुएशन को समझो, आप उस पैटर्न को समझो, आप उस डाटा को समझो, अंडरस्टैंड करो। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको मेमोराइज करो, क्योंकि सीधे फैक्ट्स को मेमोराइज करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा, क्योंकि ये काफ़ी ना हैवी डॉक्यूमेंट है, और सवाल जिस तरह से पूछे जाते हैं तो उनकी रेंज भी काफ़ी ब्रॉड है। तो यही कारण है हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी साथ साथ में काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है, वहां पे ग्लोबल इकोनॉमी का जिक्र किया गया है कि पूरी दुनिया किस तरह से ग्रो कर रही है, पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसमें हम लोगों को कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग जीडीपी की बात करेंगे, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी का आसान भाषा में मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक कंट्री की टेरिटरी के अंदर कितनी वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं, जितनी उनकी वैल्यू होगी वो उस देश की जीडीपी कहलाई जाती है। अब सवाल है यहाँ पे, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब इंडिया अपनी जीडीपी अनाउंस करता है वो रुपीज में करता है, चाइना अपनी करेंसी में करता है, रशिया अपनी में करता है, यूरोप की कंट्रीज अपनी में करती है, तो हर एक देश अपनी अपनी करेंसी में जीडीपी अनाउंस करता है।
अब जब हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपैरिजन करना होता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपैरिजन करने का मतलब है कि ग्लोबल जीडीपी निकालनी है, कौन सा देश अच्छा कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तो उसके लिए जो है वो हम लोगों को सारे के सारे जो करेंसीज हैं उनको एक यूनिवर्सल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इस स्पेसिफिक समय में जो यूएस डॉलर है वो काफी हद तक एक्सेप्टेड है। तो यही कारण है कि जब आप लोग अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी को देखोगे तो उनकी जीडीपी अपनी करेंसी में होगी, लेकिन सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए हर एक करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। डॉलर में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसके भी दो तरीके रहते हैं। पहला तरीका रहता है जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट मेथड। मार्केट एक्सचेंज रेट मेथड आसान भाषा में समझिए, मार्केट एक्सचेंज रेट मेथड में बस इतना देखा जाता है कि इस समय में डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना है। जैसे अगर आज की मैं बात करूं तो आज मान लेते हैं डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है दैट इज 86 रुपीज। क्लियर? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितना भी इंडिया का हमारे देश की जीडीपी होगी रुपीज में, उसको 86 से जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा और हम लोगों को अल्टीमेटली जो डॉलर है उसमें इंडियन करेंसी कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलेगी। यही बाकी कंट्रीज के साथ भी किया जाएगा, बाकी देशों की भी करेंसी जो है देखा जाएगा कि उस करेंसी के साथ डॉलर का जो मार्केट एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट उस स्पेसिफिक समय में क्या है, और उसको ट्रांसफर उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इस तरह से अलग अलग देश की डॉलर में या पूरी दुनिया की डॉलर में जो है वो हम लोगों को जीडीपी देखने को मिलेगी। क्लियर होगी बात? तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें आई थिंक ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ये जो जीडीपी जब इस मेथड पे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो उस जीडीपी को क्या कहा जाता है? नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। मैक्सिमम सिचुएशंस में मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन जब जीडीपी की बात करते हैं तो वो इसी तरह की जीडीपी की बात करते हैं, मैक्सिमम जगहों पे इसी जीडीपी की बात होती है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी जो मार्केट एक्सचेंज रेट मेथड के ऊपर कैलकुलेट की गई है। दूसरी तरह की जो जीडीपी होती है वो बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड, पीपीपी मेथड के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। जब हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड की बात करते हैं तो अगेन आसान भाषा में यहां पे ये नहीं देखा जाता है कि एक्सचेंज रेट कितना है, यहां पे देखा जाएगा कि जो चीज मैं इंडिया में परचेज करूंगा और सेम चीज को मैं यूएसए में परचेज करूंगा तो वहां पे उन दोनों की कॉस्ट जो वो क्या पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यूएसए के अंदर मैं इस पेन को खरीदने जा रहा हूँ, यूएसए के अंदर ये पेन जो है वो $10 का है। इंडिया के अंदर भी मैं इसी सेम पेन को खरीदने जा रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो ये पेन है वो मान लेते हैं कि $100 का है। क्लियर? तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या आ गया कि $1 किसके इक्विवेलेंट हो गया? 100 रुपीज के इक्विवेलेंट हो गया। मतलब जो यूएसए में मैंने $1 में चीज खरीदी थी उसको मैं इंडिया में ₹10 में परचेज कर सकता हूं। तो यहां पे जब डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी यहां पे जब हमने डॉलर में कन्वर्ट किया नॉमिनल मेथड या जो मार्केट एक्सचेंज रेट था, तो वहां पे हमने देखा कि मार्केट एक्सचेंज रेट उस टाइम पे क्या है और हमने उसमें परिवर्तित कर दिया। लेकिन यहां पे हम लोग बेसिकली जो परचेजिंग पावर है उस पर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे डॉलर की कीमत कितनी आ गई? 10 आ गई। तो अब जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो वो किससे करेंगे? 10 से करेंगे और अपनी करेंसी को पीपीपी फॉर्म में डॉलर में परिवर्तित कर देंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है। क्लियर? नॉर्मली जो पीपीपी के ऊपर जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो इंडिया जो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये जो चीजें हैं वो एज कम्पेयर टू यूएस से थोड़ी सस्ती हैं, जो बास्केट बनी हुई है इनकी। क्लियर? उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो इंडिया हमेशा जो है वो पीपीपी में आगे रहता है, नॉमिनल में जो है वो हम लोग रिलेटिवली थोड़ा सा पीछे है। अब जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो जैसे मैंने अभी बताया जीडीपी को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैलकुलेट करने के दो मेथड है, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक हमारा आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी जो मार्केट एक्सचेंज मेथड पे आएगा, और दूसरा जो हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी पे हो आएगा जिसको हम लोग जीडीपी एट पीपीपी कह देते हैं। क्लियर? अब जब हम लोग ग्लोबली देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं कि अच्छा नॉमिनल जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन है, तो नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग फॉर्ब्स का जो पूरा लिस्ट है कितना ट्रिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का जो इनकी इकोनॉमी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दूसरे नंबर पे जो है वो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे चाइना है, तीसरे नंबर पे देखेंगे तो जर्मनी है, चौथे नंबर पे देखेंगे तो जापान है, पांचवें नंबर पे देखेंगे तो जाके जो है वो हिंदुस्तान आएगा, इंडिया आएगा, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करता हूं। लेकिन अगर मैं पीपीपी की बात करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, पहले नंबर पे चाइना आ जाएगा, दूसरे नंबर पे यूएसए आएगा और तीसरे नंबर पे जो है वो क्या रहेगा? इंडिया रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से पीपीपी में हम लोग ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। क्लियर? क्योंकि रीजन क्या है कि यहाँ पे जब परचेजिंग पावर की बात होती है तो यूएसए में चीजें रिलेटिवली कॉस्टली रहती है, तो ये कारण है कि जब परचेजिंग पावर पे कन्वर्जन होती है तो जो डॉलर की कीमत है वो रुपये से कम बनती है एज कंपेयर टू मार्केट एक्सचेंज रेट। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो दो तीन फैक्ट्स जो है वो हम लोग यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो रिकॉल करने का सीधा सीधा मतलब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इंडिया ग्लोबली 5वें नंबर पे है। अगर पीपीपी की बात करें तो इंडिया ग्लोबली तीसरे नंबर पे है।
इंडिया का एक टारगेट है 2047 तक आते आते हम लोगों ने हाई मिडिल इनकम स्टेटस जो है वो अटेन करना है। $14,000 के आसपास जो है वो हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम को लेके जाना है। ये टारगेट है क्योंकि इस टाइम तक आते आते 100 साल जो है हम लोगों को आज़ादी के हो जाएंगे, तो हमने एक टारगेट यहाँ पे हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। इसके साथ साथ जो है वो एक और इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए रेलेवेंट है, 2011 से लेकर 2019 के बीच में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है। अब देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या रहता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है जब कोई भी एक इंडिविजुअल डेली बेसिस के ऊपर $2.15 से कम अगर पैसा कमा रहा है। ये जो कन्वर्जन है ये पीपीपी के ऊपर रहती है, क्लियर, यानी परचेजिंग पावर पे रहेगी रेदर देन मार्केट एक्सचेंज पे। तो अगर कोई भी $2.15 से कम अर्न कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आता है। तो बेसिकली डाटा इन्फॉर्मेशन ये है कि 2011 से लेकर 2019 के बीच में जितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, उनकी संख्या जो है वो अब हाफ हो गई है, आधी हो गई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। क्लियर? तो सबसे पहले ग्लोबल लेवल के ऊपर किस तरह से हम लोग जीडीपी को कंपेयर करते हैं, होपफुली आप लोगों को ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। डन। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर में हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी को एसेस करेंगे। वहां पे मैक्सिमम जगहों के ऊपर नॉमिनल जीडीपी, कुछ जगहों के ऊपर जीडीपी एट पीपीपी शब्द यूज किया जाता है, तो आप लोगों को उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम लोग अपने देश में हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक रहता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, होपफुली आपको पता होगा। दूसरा रहता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जो जीडीपी एट करंट प्राइसेस है उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस है उसको रियल जीडीपी कहा जाता है। इन दोनों मेथड को कैलकुलेट करने का सीधा सीधा रीजन क्या है कि जब हम लोग पहले मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जैसे जीडीपी होपफुली आप लोगों को क्लियर है कि किसी एक देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो वो कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, कितनी उनकी वैल्यू है, वो उस देश की जीडीपी को निर्धारित करता है। अब मान लेते हैं कि 2011 के अंदर जो है वो ये एक पेन पूरे देश ने प्रोड्यूस किया और इसकी कीमत उस स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो 50 रुपया थी। क्लियर? तो टोटल जीडीपी कितनी होगी? 50 रुपए की होगी। अब हम लोग अगर 2025 की बात करेंगे, आज भी हम लोगों ने एक ही पेन प्रोड्यूस किया, लेकिन इस टाइम पे इस चीज को प्रोड्यूस करने के बाद जो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी ज्यादा होगी। मान लेते हैं वो कितनी है? 100 है। तो अगर मैं सिर्फ नंबर की बात करूंगा तो 2011 में जो हमारा इनकम आया था वो 50 का आया था। यहाँ पे जो हमारी देश की इनकम आई वो कितनी आ गई? 100 रुपए की आई। तो वैसे तो देखने में मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, बट रियलिटी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ही पेन हमने प्रोड्यूस किया था, यहाँ पे भी एक ही पेन प्रोड्यूस किया। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि रियलिटी में हमारी कोई ग्रोथ नहीं हुई। हमने सिर्फ ये जो ग्रोथ है ये किसके कारण है? इन्फ्लेशन के कारण है, महंगाई के कारण है। यही कारण है जीडीपी को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। जब करंट प्राइसेस पे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, यानी 2025 में जब जीडीपी करंट प्राइस पे कैलकुलेट होगी तो देखा जाएगा आज इसका प्राइस क्या है। जब कांस्टेंट प्राइसेस पे देखी जाएगी तो इसके लिए एक बेस ईयर आइडेंटिफाई किया जाता है। और बेस ईयर जैसे इस टाइम पे हमारे देश का है 2011-12, जल्दी चेंज होने वाला है, मेरे को लगता है शायद हो जाएगा 1-2 साल के अंदर अंदर, इसी साल हो सकता है चेंज हो। तो बेस ईयर जो वो 2011-12 है। तो इसका मतलब है कि जब हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर देखेंगे तो आज मान लो अगर मैंने एक चीज प्रोड्यूस की तो इसकी मैं आज की वैल्यू नहीं देखूंगा, हम लोग इसकी वैल्यू देखेंगे इसके बेस ईयर यानी कि 2011-12 के अंदर कितनी है, ताकि इन्फ्लेशन को इससे काउंटर किया जा सके। तो यही कारण है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस जो है इसको हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। क्लियर होगी बात यहां पे सब लोगों को? तो हमेशा जो करंट प्राइसेस वाली जीडीपी होगी वो ज्यादा होगी, ये वाली जो है वो कम होगी, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी जो वैल्यू होगी वो इन्फ्लेशन भी उसको उसके ऊपर जो वो काफी प्रभाव डाल रही होगी। क्लियर? इसके साथ साथ एक दो और शब्द जो है वो हमारे यहाँ पे यूज किए जाएंगे। जैसे सबसे पहला शब्द आ जाएगा जीवीए, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर हम लोग जीबीए की बात करेंगे तो देखिए जीबीए का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि आपने कितनी वैल्यू जो है, किस स्पेसिफिक सेक्टर ने कितनी वैल्यू इकोनॉमी के अंदर ऐड की। जैसे मान लेते हैं कि शुगर केन का एक उदाहरण देते हैं। शुगर केन है, क्लियर, उसकी जो वो 40 रुपये जो है वो उसकी वैल्यू है। जब यही शुगर केन जो है वो शुगर में कन्वर्ट हुआ तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 100 रुपये आ गई। तो रियलिटी में जो है वो हम अगर हम लोग देखेंगे जीडीपी में तो कितनी वैल्यू आई इसकी? 100 रुपये आई। बट हमने जो वैल्यू ऐड की है वो तो सिर्फ कितने की वैल्यू ऐड की है? 60 रुपये की वैल्यू ऐड की है, क्योंकि ये पहले ही हमारा कैलकुलेट हो चुका था। तो जीवीए के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो रियल वैल्यू वैल्यू मल्टीपल स्टेजेस में ऐड हो रही होती है सिर्फ उसी को ही कंसीडर करते हैं, सिर्फ उसी को ही कंसीडर करते हैं। तो रियलिटी में जो हमारे सेक्टर्स रहते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर, वहां पे जीवीए एट बेसिक प्राइस जो है उसको यूज किया जाता है।
जब हम लोग सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं, जब पूरे देश की इकोनॉमी निकालनी होती है तो हम लोग जीडीपी एट जो कांस्टेंट प्राइसेस है और करंट प्राइसेस है उसके ऊपर उसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो जीवीए जो है ये भी हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये भी हम लोग आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। अब देखिए पर कैपिटा इनकम को निकालने के अलग अलग तरीके हैं। कई नेट नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन से, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है, जब हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम निकाली जाएगी तो वो कैसे निकाली जाएगी? वो निकाली जाएगी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा मिड ईयर पॉपुलेशन से। इसका उदाहरण दे देता हूं मैं आप लोगों को कि हम लोग देखेंगे कि 2024 का जैसे उदाहरण देते हैं, 2024 में हमारा एनएसडीपी कितना था। एनएसडीपी बेसिकली क्या होता है? देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना जीडीपी आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश का, जब हम किसी राज्य का निकालते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीएसडीपी। तो जब एनएसडीपी निकालना है तो एनएसडीपी में हम लोग क्या करेंगे, जो जीएसडीपी होगा, यानी कि जैसे जीडीपी आ गया पूरे देश का, जीएसडीपी आएगा हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर से जो है वो हम लोग जो जीएसडीपी होगा उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए की जो वो हमने वैल्यू प्रोड्यूस की, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसी चीजें थी, व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हम लोगों ने 10 रुपए की डेप्रिसिएशन जो है वो ऑब्जर्व की, तो टोटल आपका एनएसडीपी कितना आ जाएगा? 90 रुपए का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 रुपए को डिवाइड कर देंगे जितनी हिमाचल की मिड ईयर पॉपुलेशन होगी। अब मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब नॉर्मली क्या रहता है कि जैसे अब जैसे मान लीजिए कि आज मेरे को हिमाचल का जो है वो पर कैपिटा इनकम निकालना है, तो पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि जितनी हमारी इनकम है उसको डिवाइड कर देंगे जितनी टोटल पॉपुलेशन होगी। लेकिन पॉपुलेशन जनवरी में डिफरेंट होगी, फरवरी में डिफरेंट होगी, दिसंबर में डिफरेंट होगी, तो उसके लिए हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन जो है उसको पिक कर लेते हैं, जो नॉर्मली 1 जुलाई रहता है। तो 1 जुलाई को जितनी पॉपुलेशन होगी उसको जो वो डिवाइड कर दिया जाएगा और उससे मिड ईयर पॉपुलेशन निकलेगी। मिड ईयर पॉपुलेशन का एक और भी तरीका होता है कि 1 जनवरी और लास्ट डे ऑफ ईयर में कितना है उनकी एवरेज निकाल दो, वो मिड ईयर पॉपुलेशन आ जाती है। क्लियर? तो मिड ईयर पॉपुलेशन के साथ इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो है वो पर कैपिटा इनकम, यानी कि हमारी कितनी आय है, अगर हम जितना पूरा प्रदेश कमा रहा है अगर उसको हम इंडिविजुअल में डिवाइड करते तो वो एक इंसान को कितना पैसा जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये बेसिक से कंसेप्ट से ज़्यादा टाइम मैंने होपफुली नहीं लिया होगा। अब हम लोग काम की बात पे चलते हैं और धीरे धीरे जो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की जो शुरुआत है वो रहती है ग्लोबल इकोनॉमी के असेसमेंट से। ग्लोबल इकोनॉमी के असेसमेंट का मतलब जो है सीधा सीधा क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी की जो या ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसकी असेसमेंट मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की जाती है, जो फोरकास्ट देते हैं और ये भी बताते हैं कि पिछले साल में कितनी ग्रोथ हुई, आने वाले सालों में कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो 4 इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिनका जिक्र हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के अंदर किया गया। और सबसे पहले जिस इंस्टीट्यूशन की हम लोग बात करेंगे वो बेसिकली है ओईसीडी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी की अगर हम लोग बात करें तो ओईसीडी के द्वारा जो है वो 2023 की प्रोजेक्शन है, 2023 की प्रोजेक्शन है कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कितनी है, 3.3% है। 2024 की जो प्रोजेक्शन है वो 3.2% की है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये दिसंबर में निकली गई थी। देखिए ओईसीडी, आईएमएफ, ये सारे के सारे साल में 2 बार रिपोर्ट जो रिलीज करते हैं। तो दिसंबर तक की प्रोजेक्शन है कि 3.2% होगा शायद पूरा जो है वो 2024 में। 2025 और 26 की जो प्रोजेक्शन दी गई है वो दी गई है 3.3%। हो सकता है कल को चेंज हो, लेकिन इस टाइम पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ओईसीडी का क्या है, आईएमएफ का क्या है, वर्ल्ड बैंक का क्या है, फोर्ब्स का क्या है। क्लियर? तो अगर हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो 3.3%, ध्यान रखना 3%, 3.5% जो वो अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। क्लियर? अगर हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि पूरे देश ऐसे हैं जिनकी कईयों की माइनस में भी जा रही होगी, है ना, कई बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होंगे, तो वो सारे के सारे जो वो कॉम्पनसेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस डाटा को याद रखना है। उसके साथ साथ जब हम लोग टॉप की इकोनॉमीज के कंपैरिजन की बात करते हैं तो ओईसीडी के द्वारा जो है वो कंपैरिजन किया गया है 2024, 2025 और 2026। क्लियर? जहां पे कुछ सिलेक्टेड अच्छी इकोनॉमीज जो परफॉर्म कर रही हैं उनको पिक किया गया है, या अच्छी जो इकोनॉमी इन जनरल है उनको पिक किया गया है और उनको कंपेयर किया गया है। तो उस बेसिस के ऊपर जो है वो इंडिया हर साल सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है। जैसे अगर मैं 2024 की बात करूंगा, इंडिया 6.8% से ग्रो करेगा। 2025 की बात करूंगा, पॉसिबिलिटी है 6.9% से ग्रो करेगा। इसके साथ साथ 2026 की अगर मैं बात करूंगा तो पॉसिबिलिटी है 6.8% से ग्रो करेगा। तो इसको याद रखने का सीधा सा तरीका क्या है कि 2 सालों में तो 24 और 26 में तो 6.8% है और 2025 की जो प्रोजेक्शन है वो 0.1% ज्यादा है, यानी कि 6.9% की है। क्लियर? और इंडिया दोनों सालों में एज पर ओईसीडी सबसे ज्यादा या सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इंडिया के बाद कंसिस्टेंटली दूसरे नंबर पे जो इकोनॉमी है दैट इज चाइना। चाइना की अगर हम बात करें 4.9 -0.2 कर दो 4.7,
-0.3 कर दो 4.4, क्लियर। तो चाइना सेकंड नंबर पे रह रहा है, क्लियर, जब हम लोग परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अब जब इतना ज़्यादा डाटा दिया होता है तो हमने किसको पिक करना, तो देखिए इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, पहला स्टेप हमारा रहता है ऑब्जर्वेशन करने का। ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कैसे की, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो इंडिया जो है वो हर तीनों सालों में सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, और हमने एक आइडिया ले लिया कि 6.8 और 6.9, 2 सालों में 6.8 कर रहा है, वैसे 6.9 कर रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो वो चाइना आ रहा है। चाइना के बाद तीसरे नंबर पे जो परफॉर्मेंस दी जा रही है वो किसके द्वारा दी जा रही है, वो तीसरे नंबर पे वैसे 24 में तो रशिया आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हम लोग पहले दो चीज़ों को पिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा देश तो नहीं है जिसने नेगेटिव में ग्रो किया। तो अगर आप लोग ये देखिए जापान को देखोगे तो जापान ने 2024 में माइनस नेगेटिव में 0.3% का नेगेटिव ग्रोथ जो है वो रजिस्टर किया है। हालांकि उसके बाद 1.5 और 0.6% ग्रोथ होने की फोरकास्ट किया गया है ओईसीडी के द्वारा। तो इस तरह से जब हम लोग इस पूरे के पूरे पैटर्न को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, तो पहले हमारी ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि कौन जो है वो अच्छा करेगा। जैसे देखिए 2024 की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे जो परफॉर्मेंस दी है वो किसने दी है, तीसरे नंबर पे रशिया के द्वारा जो वो परफॉर्मेंस दी गई है। और अगर हम लोग 2025 की बात करेंगे तो यहाँ पे यूएसए को तीसरे नंबर पे रखा गया है, दैट इज 2.4%, क्लियर। तो ये सारे का सारा जो डाटा है इसको आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो। ज्यादा ध्यान हम हमारा क्या रहेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, और इंडिया या कुछ हद तक जो इंडिया के बाद चाइना है उसके वहां तक जो हम लोगों को जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी है। तो ये आ गया पहला इंस्टीट्यूशन, उसके द्वारा क्या फोरकास्ट किया गया है। अब हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर मूव करेंगे, दैट इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो रिलीज किया जाता है, साल में 2 बार रिलीज होता है। इसकी प्रोजेक्शन देखिए क्या है, 2023 की अगर हम बात करें तो 3.3% की है। 2024 एंड 25 दोनों सालों की बात करें तो यहाँ पे भी 3.2 है, यहाँ पे भी 3.2 है। 2029 की अगर हम बात करें तो 3.1% है। तो इसका मतलब है कि ग्रेजुअल थोड़ा सा जो है हम लोगों को स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ग्रोथ तो है नहीं, थोड़ा सा परसेंटेज जो वो 2029 तक आते आते एज पर आईएमएफ हम लोगों को डिक्लाइन होती हुई देखने को मिलेगी। इसी आईएमएफ ने जो है वो इंडिया की भी प्रोजेक्शन दी। तो जैसे मैंने बताया कि साल में 2 बार आता है, तो इंडिया की प्रोजेक्शन इसने 2 बार दी, एक बार अप्रैल में दी, दूसरी जुलाई में दी। तो अप्रैल में जब इसकी प्रोजेक्शन आई थी कि इंडिया कितना परसेंट ग्रो करेगा 2024 में, तो वो था 6.8%। उसको बाद में 0.2% रिवाइज कर दिया गया, शायद इलेक्शन का रीजन हो सकता है। और ग्रोथ प्रोजेक्शन जो वो कितनी कर दी गई, 7% कर दी गई। 2025 का जो प्रोजेक्शन है दैट इज 6.5%, क्लियर। तो आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ी डिफरेंट है। 2024 की रिवीजन की अगर हम बात करें 7.0% आ जाएगा, और 2025 की अगर हम बात करेंगे तो 6.5% आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ओईसीडी की प्रोजेक्शन और आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है उनमें कुछ अंतर है। दूसरे इंस्टीट्यूशन के बाद चलते हैं तीसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर। उन्होंने क्या प्रोजेक्शन दिया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स आउटलुक है वर्ल्ड बैंक का, उसने अलग अलग सालों में जो ग्रोथ रेट है उसका जिक्र किया है। जैसे यहां पे सबसे पहले तो हमारे देश को पिक करो, 2022 में 7%, 2023 में 8.2%, 2024 में 6.5%, 2025 में 6.7%, 2026 में 6.7%। तो ईयर वाइज जो है हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज जो है वो आप लोग लोकेट कर लीजिए, यहाँ से इंक्रीज हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ, और फिर कांस्टेंट है, क्लियर। तो 6.7 है। तो ये आप लोग देखिए, नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर जो है वो डिक्रीज हुआ, और फिर जो है वो आप लोगों का स्टैटिक कंपोनेंट में, उसके बाद इस परसेंटेज के ऊपर जो वो आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए की ग्रोथ देख लीजिए। 2022 की अगर हम बात करें 2.5%, 2023 में 2.9%, 2024 में 2.8%, 2025 में 2.3%, 2026 की ये प्रोजेक्शन है 2024, 25, 26 की, यहाँ पे 2.0% ग्रो होने की संभावना है। इसके साथ साथ साउथ एशिया को भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि सर्वे में इसको भी हाईलाइट किया गया है। साउथ एशिया की अगर हम बात करेंगे 5.8% 2022 टू 2023 में 6.6%, 2024 में प्रोजेक्शन 6.0% की, 2025 में 6.2 की, 2026 में 6.2 की, क्लियर। श्रीलंका पे ध्यान देखिए, श्रीलंका जो वो माइनस में ग्रो किया, पाकिस्तान भी 2023 में जो वो -0.2% से जो वो ग्रो किया था, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो प्रोस्पेक्ट्स है इनके बारे में जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। देखिए मेन अगेन हमारा जो फोकस है वो इंडिया के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का, लेकिन उसके साथ साथ जैसे यूएसए देख लिया है ना, कोई नेगेटिव में जा रहा है उसको देख लिया, या जो आपको बड़ा अच्छा देश लगता है उसको देख लिया, क्लियर। तो इस तरह से जो हम लोग इस पूरे के पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा रहेगा दैट इज फोर्ब्स का जो है वो जीडीपी की रैंकिंग है कि सबसे पहले नंबर पे कौन से, दूसरे पे, तीसरे पे। अब देखिए यार ये जो टेबल है इससे थोड़ा सा इशू क्या रहता है, मतलब ये कंफ्यूजन ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करती हैं।
कंफ्यूजन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि बताता हूँ अभी क्या कंफ्यूजन है, देखते हैं आप में से कितने लोग जो हैं वो इसको पिक कर पाते हैं। ठीक है, जब हम लोग वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे यूएसए है। यूएसए की जीडीपी कितनी है? 29.17 ट्रिलियन यूएस डॉलर, याद रखना है इस नंबर को। क्लियर? टोटल जब हम लोग बात करेंगे, चाइना की दूसरे नंबर पे है, चाइना की जो है वो 18.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तीसरे नंबर पे जर्मनी 4.71 ट्रिलियन, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जापान 4.07 ट्रिलियन, इंडिया, ये ध्यान रखो डाटा, 3.59 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब देखिए कहानी क्या है, ये वाला जो डाटा है ये बेसिकली नॉमिनल जीडीपी का डाटा है, जिसमें यूएसए पहले पे, चाइना दूसरे पे, जर्मनी तीसरे पे, जापान चौथे पे और इंडिया जो वो पांचवें नंबर पे है। लेकिन इसके अलावा जो पूरे का पूरा डाटा आ रहा है, अब देखिए ये वाला जो डाटा है, अब यहां पे देखो क्या लिखा है, यूएसए शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी दैट इज 14.99% और चाइना का लिखा है 19.05%। अब देखिए अगर नॉमिनल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉमिनल में तो यूएसए का परसेंटेज ज्यादा आएगा। क्लियर? तो ये बेसिकली जो है वो किसकी बात हो रही है, ये पीपीपी का परसेंटेज है, ये ध्यान रखना। तो चाइना इसलिए पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यूएसए है 14.99% पीपीपी का, परचेजिंग पावर पैरिटी का, और तीसरे नंबर पे इंडिया टोटल 8.63%। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये थोड़ा सा जो है वो एक जो है वो इशू था इसके अंदर, तो आप लोग ये देख लेना अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो ये वाला डाटा है, यूएसए का कितना है, चाइना का कितना है, जर्मनी, तो इनके अमाउंट्स जो है वो थोड़े से अपने जहन के अंदर रख लेना, अपने दिमाग के अंदर रख लेना। क्लियर? और उसके साथ साथ कितना प्रोजेक्टेड चेंज हुआ है, 2.8% यूएसए का, चाइना का 4.8, जर्मनी का 0.0, 0.3% जो वो जापान का है, और इंडिया का जो है वो दैट इज 7.0% 24 के लिए। क्लियर? तो ये जो है वो डाटा आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर? बाकी देख लो, रैंकिंग देख लो। अब सारा का सारा जो याद करना तो डिफिकल्ट रहता है, लेकिन आप लोग रैंकिंग सबकी देख सकते हो, क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज है। ठीक है जी, तो ये नॉमिनल वाली टॉप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, देन इसके बाद जो आपका यूके आ गया, इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ा था, फ्रांस आ गया, इटली, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ब्राज़ील। क्लियर? तो ये जो है वो पहले हमारा हिस्सा है जहाँ पे हम लोग ग्लोबल इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं। अब हम लोग सेकंड हिस्से के ऊपर मूव करेंगे, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में जो है वो कितना परसेंट जो है वो हम लोगों को ग्रोथ वाइज, इसका मैं अगले वाला पोर्शन देखते हैं कि सेक्टर वाइज कितना परसेंट ग्रोथ जो है वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो 2022-23 में देख लेते हैं। देखिए ये वाला कलर प्राइमरी का है, ये सेकेंडरी का है, ये टर्शरी का है। तो अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे 2022-23 में 4.4% है। सेकेंडरी सेक्टर में जो ग्रोथ किया गया है दैट इज 2.1%। टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ रजिस्टर की है इंडियन इकोनॉमी ने दैट इज 10%। ये तीनों याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, जो है वो साल ये 2022-23 तक भी लेके चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि साल का सर्वे है तो 2024-25 का ही जो है वो डाटा हम लोगों से पूछा जाएगा। 2023-24 की बात करें, एग्रीकल्चर में थोड़ा डिक्लाइन था 2.1%, इंडस्ट्रीज 9.7%, सर्विस सेक्टर 7.6%। 2024-25 एई का मतलब है एडवांस एस्टिमेट, बाद में रिवाइज होंगे क्योंकि अभी साल जो है वो खत्म नहीं हुआ है। तो 3.6% एग्रीकल्चर का, 6.5% जो वो दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, 7.2% जो है वो ग्रोथ रेट रजिस्टर की गई है टर्शरी सेक्टर में। तो सबसे ज्यादा इसमें है, दूसरे नंबर पे इसमें है, तीसरे नंबर पे इस पे है। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो अगर हम लोग जीबीए ग्रोथ की बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें 2011-12 के प्राइसेस के ऊपर कि किस स्पेसिफिक सेक्टर में, जैसे मैंने बताया जीबीए बेसिकली जो यूज होता है वो सेक्टोरल एनालिसिस के लिए होता है। तो जब हम लोग जीबीए देखेंगे, जीबीए में हम लोग और इसको बाइफरकेट करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंसेस, क्लियर, फाइनेंशियल रियल एस्टेट, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग जब हम लोग और इसको सब सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो वहां पे आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे हम सबसे पहले उल्टा चलते हैं। उल्टा का मतलब क्या है कि 2024-25 के एडवांस एस्टिमेट क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 9.1% की जो ग्रोथ है वो रजिस्टर की गई है। अगर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल रियल एस्टेट की तो 7.3% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। ट्रेड होटल्स की बात करेंगे तो 5.8% की ग्रोथ जो रजिस्टर की गई है। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, अब देखिए सबसे पहले नंबर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन आ गया, दैट इज 8.6% की ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की गई है। क्लियर?
इसके साथ साथ जो वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई से कितनी वैल्यू ऐड हुई है, यानी जो जीवीए में वैल्यू ऐड हुई है 6.8% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। 5.3% की ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, माइनिंग के अंदर 2.9% की है, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, उसमें जो है वो बेसिकली हम लोगों की 3.8% की ग्रोथ है। क्लियर? जैसे प्राइमरी सेक्टर आ गया ना, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री एंड जो फिशिंग है, क्लियर, इसमें जो है वो हम लोग 3.8% की जो ग्रोथ है उसको रजिस्टर कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2023-24 की अगर हम बात करें तो देखिए 7.8% जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 8.4% फाइनेंशियल, रियल एस्टेट 6.4%, ट्रेड होटल्स के पास आ गया, कंस्ट्रक्शन में 9.9% आ गया। क्लियर? यहाँ पे 2022-23 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो ट्रेड होटल्स है दैट इज 12%। क्लियर? तो ये जो है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये ग्रोथ आ जाएगा, ग्रोथ एस्टिमेशन आ गया कि जीवीए में अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग सेक्टर में कितने कितने परसेंट जो हम लोगों ने ग्रोथ रजिस्टर की हुई है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो देखिए रियल जीडीपी शब्द यहाँ पे यूज हो गया, इसका मतलब है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की बात हो रही है। तो 2024-25 की अगर हम लोग बात करें तो एस्टिमेशन है 184.88 लाख करोड़ की जो है वो हमारी जीडीपी रहेगी। और इससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था दैट इज 2023-24, वहां पे कितनी थी? 173.82 लाख करोड़ रुपीस। क्लियर? रियल ग्रोथ की अगर हम लोग जो है वो प्रोजेक्शन की बात करें तो इस साल जो ग्रोथ हमने रजिस्टर की है ये है 6.4% की। क्लियर? उससे पिछले साल यानी कि 2023-24 में जो ग्रोथ रजिस्टर की गई थी इंडिया ने, वो कितनी थी? 8.2% की। ये लिखा है एई, दैट इज एडवांस एस्टिमेट, ये आ जाएंगे आप लोगों के प्रोविजनल एस्टिमेट्स। क्लियर? उसके बाद आ जाएगी नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि नॉमिनल जीडीपी में क्योंकि इन्फ्लेशन भी एडेड होता है तो ये ज्यादा अमाउंट होगा। तो 2024-25 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा बस क्लोज हो रहा है, इसमें जो टोटल एस्टिमेशन है दैट इज 324.11 लाख करोड़ रुपीस की है। क्लियर? और इससे पहला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 295.36 लाख करोड़ का जो वो ग्रोथ रजिस्टर किया गया था। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करें तो नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी जो करंट प्राइसेस वाली है उसमें जो है वो 9.7% का ग्रोथ रजिस्टर किया गया इस बार पिछले बार के मुकाबले। पिछली बार कितना था? 9.6% था। तो देखिए जब हम लोग कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी जो है वो पहले 8.2% था, इस बार डिक्लाइन होकर 6.4% आ गया हुआ है। करंट की जब हम बात करेंगे, नॉमिनल जीडीपी की जब हम बात करेंगे तो पहले 9.6 था, इस बार थोड़ा सा बढ़ के जो वो 9.7% हो गया हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नॉमिनल यानी कि करंट पे और कांस्टेंट के ऊपर जो है वो हमारा कितना कितना परसेंट है। अब हम लोग चलते हैं आगे, जहां पे जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे हम लोग आगे आगे मूव करेंगे वैसे वैसे कंपैरेटिव एनालिसिस होना शुरू हो जाएगा। मतलब इंडिया की इकोनॉमी और हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसके बीच में हम लोगों को कंपैरिजन देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली ये अच्छा डाटा है, इसको जो आप लोग थोड़ा सा 2-3 साल का उल्टा करके याद रख लेना कि इंडिया ने और हिमाचल प्रदेश ने कितने कितने परसेंट जो वो ग्रो किया। और ये बताया इन्होंने, ये ग्रोथ किसकी हो रही है? सिर्फ बात कांस्टेंट प्राइसेस जो है सिर्फ उसका ही यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये है 2024-25, अगर आपको दिख नहीं रहा है ये 2024-25 की बात है। क्लियर? अगर हम लोग 2024-25 की बात करेंगे तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.4% की थी। क्लियर? और जो हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ है वो कितनी है? 6.7% की। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। हिमाचल जो वो 6.7 आ जाएगा और इंडिया जो है, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, इंडिया की ग्रोथ जो है वो 6.4 है, हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ है दैट इज 6.7%। इसके बाद जब हम लोग पिछले साल की बात करेंगे दैट इज 23-24 की जब हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल की ग्रोथ देखिए कितनी है? 6.6% है, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है वो कितनी है? 8.2% है, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जिक्र किया। उससे पिछले साल में चलते हैं 2022-23 में। 2022-23 में हिमाचल की ग्रोथ थी 6.0% और इंडिया की ग्रोथ थी 7%। उससे पीछे चलते हैं 2021-22 में 4.8% हिमाचल की थी, 9.7% जो थी वो इंडिया की थी। और उसके बाद फिर कोविड वाले ईयर में चलेंगे तो इंडिया की -5.8% और हिमाचल की -4.4%। ये -4.4% है हिमाचल का। तो यहां से जो आप लोग थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज एनालाइज की, एनालिसिस जो ज्यादा रिलेवेंट है। एनालिसिस जो अब हम लोगों ने ये की कि इंडिया की जो जीडीपी है 2020-21 के बाद, कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे तो इंडिया की जीडीपी ज्यादा माइनस में थी, -5.8 थी हिमाचल के मुकाबले। लेकिन उसके बाद जो है वो इंडिया की जीडीपी ज्यादा रही
एज कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश एक्सेप्ट दिस ईयर प्रोजेक्शन। इस साल की प्रोजेक्शन बोल रही है कि रिवर्स हो रहा है। तो ये जो पिछले 4-5 साल है, यहाँ से आप लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो ताकि थोड़ा रिकॉल करने में आप लोगों को फ्यूचर में आसानी रहे। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो कंपैरिजन है, ये थोड़ा सा ध्यान में आप लोगों ने रख लेना है कि जीडीपी इंडिया की कितनी रही किस फाइनेंशियल ईयर में और हिमाचल प्रदेश की कितनी रही। क्लियर। अब अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो इंडिया की अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2162 रुपया है। पहले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जब वो 1,84,205 था। परसेंटेज वाइज ग्रोथ कितनी है? 8.7% है। ये वाला डाटा ना थोड़ी देर में आएगा, वहां पे आप लोगों को और ज्यादा क्लियरली जो है वो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। क्लियर। उसके साथ साथ जो वो इंडिया चाह रहा है 2030 तक आते आते जो है वो $1 ट्रिलियन का जो गुड्स एक्सपोर्ट है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है, उसका उसने टारगेट रखा हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि उसके लिए उसको 3 चीजें जो अख्तियार करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो ट्रेड कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं क्योंकि रेसिप्रोसिटी बहुत ज्यादा है उनको रिमूव करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है उनके साथ अपना जो सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं उनको और ज्यादा बेनिफिट हो और सेल करना रिलेटिवली आसान हो जाए। तो इस तरह से जो इन 3 स्टेप्स को भी आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रख लेना है। और साथ में यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ट्रिलियन मैकेनाइज एक्सपोर्ट का जो टारगेट हम लोगों ने रखा है वो कब का रखा है? 2030 का रखा है। क्लियर। इसके साथ साथ जो है ये रहा हमारा इंडियन इकोनॉमी। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। तो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो काफी हद तक जिस तरह से हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को समझने का प्रयत्न किया वैसे ही हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी भी है। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, 2023-24 का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। 23-24 और 24-25 दोनों का डाटा जो है हम लोगों को सेंसस में, इस सर्वे में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग 23-24 की बात करेंगे तो 2,10,066 करोड़ रुपया जो है वो करंट प्राइसेस के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी है। क्लियर। इससे पहले जो थी वो 1,91,659 करोड़ रुपीस थी, यानी कि करंट प्राइसेस के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश ने ग्रोथ रजिस्टर किया है वो 9.9% की है। अगर मैं कांस्टेंट प्राइसेस की बात करूंगा सेम ईयर के ऊपर तो 1,37,320 करोड़ रुपीस है, और कितना इंक्रीज है? 6.6% का इजाफा है। इससे पहले जो करंट प्राइस, जो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जीएसडीपी जो है वो 2022-23 में कंसीडर की गई थी या कैलकुलेट की गई थी, वो थी 1,28,779 करोड़ रुपीस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो है वो पूरे का पूरा जो वो करंट प्राइसेस के ऊपर पूरा ग्रोथ पैटर्न जो है वो एक बार देखने को मिलेगा। तो 23-24 का पैटर्न है 2,10,662 रुपया। इससे पीछे 1,91,659 रुपीज। उससे पहले 1,70,654 करोड़ रुपीज। क्लियर। ये करोड़ साथ में जो वो लगा लेना। क्लियर। तो ये इतना का डाटा जो है वो आई थिंक इससे पहले जाने की जो वो बहुत बड़ा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 2-3 सालों का डाटा जो है वो यहाँ से आप लोग मेमोराइज कर लेना। इसके साथ साथ जो वो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह से जो वो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 2023-24 का जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है वो देखो कैसा है, यानी कि जितनी टोटल आपकी जीडीपी है किस सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है। हम लोग सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पहला सेक्टर रहता है प्राइमरी, दूसरा रहता है सेकेंडरी, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज वगैरह रहती है, तीसरा रहता है सर्विस सेक्टर है जिसको हम लोग टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 14.74%। इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन कितना है? 39.98%। सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन कितना है? 45.28%। तो क्या समझे आप लोग कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में देखो ये ये इसलिए दिया गया है, कंपेयर करो पहले के साथ। पहला क्या है? 1951-52 में तो जितनी हिमाचल प्रदेश की टोटल जीडीपी थी 50-51 में, उसमें 70.37% जो था वो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था। आज ये कम होके कितना हो गया है? 14.74। तो ध्यान रखना, ये डाटा ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है क्योंकि सर्वे में इसको थोड़ा हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, हालांकि एम्प्लॉयमेंट की डिपेंडेंसी आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पैसा जनरेट करने की डिपेंडेंसी है उसको हम लोगों ने काफी हद तक कम कर लिया है। तो पहले नंबर पे जो है वो आप लोगों का सर्विस सेक्टर था। सर्विस सेक्टर यहाँ पे देखिए सिर्फ 22.22% कॉन्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे 45.28% है। तो ये नंबर याद रखना है। इंडस्ट्रीज का कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। उसके साथ साथ 22-23 भी थोड़ा देख लेना। 13.41% जो एग्रीकल्चर का है, 40.35% जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है या सेकेंडरी सेक्टर का है, एंड 46.24% जो वो सर्विस सेक्टर का है। क्लियर। तो ये डाटा देख लीजिए। तो यहां से हम लोगों को इंडिकेशन पता लगना शुरू हो गया कि जो सर्विस सेक्टर है
सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम लोगों ने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी है तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, देखो इंक्रीज 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 इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज हुआ है। सिर्फ एक ही ऐसा साल था जहां पे डिक्रीज हुआ था, जैसे देखिए 50-51 जो है उसमें 22.22% था, उसके बाद जो है वो बढ़ा 27.08% हुआ, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, लेकिन इसके बाद हमेशा जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था आफ्टर 1960-61, सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में, उस पर हम लोगों को जो है वो इजाफा देखने को मिला है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। इसके साथ साथ अभी हमने 23-24 का डाटा किया, अभी हम 24-25 का डाटा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम लोग 24-25 के डाटा की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का 24-25 की जो एस्टिमेशन है किसके ऊपर, करंट प्राइसेस के ऊपर, वो है 2,32,185 करोड़ रुपीस। जो बजट है उसमें भी इसी डाटा को जो वो हाईलाइट किया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रख लेना। तो कितना परसेंट ग्रोथ रजिस्टर किया, 10.2, ठीक है, यानी कि 10.2% का जो है वो ग्रोथ जो है वो रजिस्टर किया गया था। क्लियर। अगर हम लोग रियल जीडीपी की बात करेंगे कांस्टेंट प्राइसेस 2024-25 के लिए, मैं क्लियर करता हूं, पहले हमने 23-24 किया, अब हम लोग 24-25 के ऊपर जा रहे हैं। तो प्रोजेक्शन है 1,46,553 करोड़ रुपीस की, और ग्रोथ कितनी रजिस्टर होगी, 6.7% होगी। इससे पहले 1,37,320 करोड़ रुपए का जो जीडीपी था या जीएसडीपी हिमाचल प्रदेश का था। क्लियर। तो ये परसेंटेज उससे पहले 6.6% था। तो ये वाला जो डाटा है, और ये दोनों ही आप लोग याद रख लेना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस बार का जो बजट है उसमें इस स्पेसिफिक डाटा को जो वो हाईलाइट किया गया है। अब ये रहा हमारा कंपैरिजन। क्लियर। कंपैरिजन है कि कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कितना करोड़ रुपए का जो है वो जीएसडीपी जनरेट किया गया था 2024-25, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 2,32,185 करोड़ रुपीस। और जो हमारा कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर था, ये करंट प्राइसेस के ऊपर नॉमिनल जीडीपी आ गई, ये हमारा कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर आ गया, दैट इज 1,46,553 करोड़ रुपीस। उसके बाद जो है हम लोग उससे पहले चलेंगे 2023-24 में, तो करंट प्राइसेस जो है उनका था 2,10,662 करोड़ रुपीस, जो थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा। और कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जो 1,37,320 करोड़ रुपीस। क्लियर। तो ये 2 साल जो है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इनका जो डाटा है, इनके जो फैक्ट्स हैं, इनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना। अब हम लोग देखेंगे इन्हीं की ही परसेंटेज ग्रोथ क्या है। देखिए सर्वे के अंदर जो नॉर्मली चीज़ें थ्योरी में लिखी गई होती है, वो हम लोगों को जो चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, ड्रॉ ना अलग अलग तरह के डायग्राम्स हैं, उनके अंदर उनकी रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। तो अगर आप इनको भी रीड कर लोगे तो काफ़ी हद तक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है सर्वे के अंदर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग बात करेंगे जीडीपी की, तो देखिए जीडीपी अगेन पहले हमने देखा नंबर में कितना है, दोनों को कंपेयर करके देख लिया। अब हम देखेंगे परसेंटेज में ग्रोथ कितनी है। तो 2024-25 की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जो ग्रोथ रेट रजिस्टर की जा रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, दैट इज 6.7%। करंट प्राइसेस के ऊपर 10.2%। 2023-24 की अगर मैं बात करूंगा 6.6% जो है वो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर आ जाएगा, यानी कि रियल जीडीपी जिसको हम कह रहे हैं। और नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइसेस के ऊपर जो वो दैट इज 9.9%। उससे पीछे जाएंगे 2022-23 में तो 6.0% जो है वो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर आएगा, लेकिन 12.3% जो वो करंट प्राइसेस के ऊपर आएगा। यही कारण है कि करंट प्राइसेस जो है उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता, बट करंट प्राइसेस से नंबर ज्यादा दिखता है तो गवर्नमेंट जो है इनको ज्यादातर यूज करती है। क्लियर। तो ये 3 कंपेरेटिव डाटा जो 3 साल का आप लोग थोड़ा सा अपने जहन में रख लेना। अब हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम कैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया कि किस तरह से जो वो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है मिड ईयर पॉपुलेशन से, और फिर हम लोग निकाल लेते हैं कि कितनी आमदन जो है वो हिमाचल प्रदेश की साल में रही होगी। अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे करंट प्राइसेस के ऊपर, करंट प्राइसेस 2024-25 के लिए, तो वो है 2,57,212, और पिछले साल के मुकाबले 23-24 के मुकाबले 9.6% की ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की गई है। अब हम लोग एक बार 10 साल का कंपैरिजन कर लेते हैं। 10 साल में देख लेते हैं कि इंडिया का 10 साल में कितना ग्रो हुआ है, हिमाचल में, हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें हम लोगों को कितना इजाफा देखने को मिला। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम की बात करूंगा तो देखिए 2011-12 में हिमाचल की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 87,721 रुपीज। क्लियर। और इंडिया की कितनी थी इसी साल में, 63,462 रुपीज सालाना। एक साल में इंडिया के अंदर जो वो 63,462 पर कैपिटा इनकम बन रही थी, और हिमाचल के अंदर जो वो 87,721 रुपीज बन रही थी। 2024 तक आते आते अभी देखा आप लोगों ने 2,57,212 बन गई हिमाचल के अंदर, और इंडिया के अंदर कब कितनी बन गई,
162 रुपया। तो यहाँ पे हिमाचल जो है वो यहाँ पे भी आ गया था, यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। पर यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें, क्योंकि देखिए 2011-12 की बात करें तो हिमाचल का काफी जो है वो नंबर काफी आगे था, अगर मैं बात करूँ इंडिया से, क्लियर। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो देखो ये तो हमें समझ आ गया कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 9.6% जो है वो 2023-24 के मुकाबले 24-25 में इंक्रीज हुई है, क्लियर। लेकिन अगर हम लोग डिकेड की बात करेंगे 10 सालों की बात करेंगे, तो उसके लिए जो है वो हम लोग CAGR निकालते हैं। CAGR में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, कंपाउंडिंग कर देते हैं जो एनुअल ग्रोथ रेट होते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2011 में मान लेते हैं 10% है, 2012 में 9 है, तो जितने भी हमारे 10 साल होंगे उनको हम लोग उनकी एवरेज निकाल देंगे, उसको हम लोग CAGR कह देते हैं। तो ये ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश की नो डाउट 2011-12 में इंडिया से ज्यादा GDP, ज्यादा पर कैपिटा इनकम थी, आज भी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग CAGR की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की जो एवरेज बनेगी वो 8.6% बनेगी, लेकिन इंडिया की जो CAGR बनेगी वो 9.2% बनेगी। यानी कि इंडिया ने एवरेज वाइज ज्यादा, मतलब पूरे देश ने एवरेज वाइज पर कैपिटा इनकम में ज्यादा ग्रो किया है एज कम्पेयर टू हिमाचल प्रदेश। क्लियर होगी बात यहाँ पे, बस ये चीज जो है आप लोगों ने ध्यान रखना। बट हाँ, इन जनरल हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है, इट रिमेन्स हायर देन नेशनल पर कैपिटा इनकम, यानी नेशनल एवरेज। ये देखिए, ये पूरे का पूरा डाटा है इंडिया के साथ जो वो कंपेयर करने का है, तो होपफुली आप इसको एक बार देख लोगे। वही डाटा जो है हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ये कंपैरिजन आ गया कि कितना कितना परसेंट जो है वो CAGR रहा, जिसको जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, क्लियर। ये है हमारा 2024-25 का 8.7% का जो ग्रोथ है वो इंडिया का है, 9.6% का ग्रोथ जो वो हिमाचल का है। 8.7% पर कैपिटा इनकम में इंडिया ने ग्रो किया है और 9.5% जो वो हिमाचल ने ग्रो किया है। अब देखो यहाँ पे इंडिया का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रहा है, 12.3% जो वो 2022-23 में इंडिया का रहा, 10.9% जो वो हिमाचल का रहा। इंडिया ने 18.6% ग्रो किया 2021-22 में, हिमाचल ने 11.4% ग्रो किया, क्लियर। तो ये थोड़ा सा डाटा जो है आप लोग इसको इस टाइम तक याद रख लेना। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। अब हम लोग जो है वो एक बार GVA के अंदर जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है, GVA हमारा है, उसमें प्राइमरी सेक्टर का जो मॉनिटरी वाइज एंड परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन जो है उसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए बार बार चीजें जो है वो रिपीट हो रही हैं, ताकि आपको चीज़ों को जो है वो याद रखने में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि GVA प्राइमरी सेक्टर का कितनी वैल्यू जो है वो ऐड की है, GVA कितना था। तो 2024-25 की अगर हम बात करें तो 16,625 करोड़ रुपीस, क्लियर। अगर हम लोग 23-24 की बात करेंगे तो 16,116 करोड़ रुपीस। अगर हम लोग 2022-23 की बात करेंगे 16,402 करोड़ रुपीस, क्लियर। तो 2-3 साल जो है वो देख लेना कि प्राइमरी सेक्टर से कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन जो है हम लोगों को देखने को मिला। अगर मैं परसेंटेज ग्रोथ की बात करूं तो 2024-25 में 3.2% का ग्रोथ था। 2023-24 में -1.7% प्राइमरी ग्रोथ ने जो है वो नेगेटिव में ग्रो किया, क्लियर। और 2022-23 की अगर हम बात करें तो 1.7% का ग्रोथ रेट जो वो प्राइमरी सेक्टर ने GVA के अंदर रजिस्टर किया, क्लियर। अब अगर हम लोग इसको और ज्यादा ब्रेक करें, और ज्यादा जो है वो इसको डिवाइड करें, क्लियर। तो ये देखिए, ये जो है वो हमारा जो है वो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जो है वो आ रहा है। तो अगर हम लोग जैसे क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, देखो क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सारे के सारे जो है वो आपके प्राइमरी सेक्टर के ही आगे सेक्शंस हैं, क्लियर। माइनिंग एंड क्वेरिंग का मतलब आ जाता है, माइनिंग आता है जब हम लोग है ना खुदाई जमीन से निकालते हैं कोई मिनरल, है ना। जो क्वेरिंग है वहाँ पे हम ओपन एरिया में से जो है वो जब किसी चीज़ को लाइम वगैरह, लाइम स्टोन वगैरह को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। तो देखो ये सारे के सारे जो है वो क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सारे का सारा जो वो किसका हिस्सा आ गया, सारे का सारा जो हमारा प्राइमरी सेक्टर का एक ये अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर्स आ गए, क्लियर। अब जब हम लोग ग्रोथ की बात करेंगे, अब देखिए क्रॉप्स, अब सबका देख लिया हमने कि ओवरऑल देख लिया कि प्राइमरी सेक्टर ने कितना परसेंट ग्रो किया। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा 2024-25 का है, ये AE है, एडवांस एस्टिमेट है। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है दैट इज 7% की, क्लियर। और 7% की जो ग्रोथ है वो किसने रजिस्टर की है, फिशरी सेक्टर ने रजिस्टर की है। दूसरे नंबर की जो ग्रोथ है दैट इज माइनिंग एंड क्वेरिंग की है, 24-25 की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज 6.1%। तीसरे नंबर पे लाइफ स्टॉक की 5.2%, और चौथे नंबर पे फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की, क्लियर। और उसके साथ साथ 1.6% जो है वो क्रॉप्स में जो है वो टोटल GVA या टोटल जो ग्रोथ है वो रजिस्टर की गई है, क्लियर। इसके साथ साथ अगर मैं 23-24 की बात करूंगा तो देखिए क्रॉप्स माइनस में है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग माइनस में है। यहाँ पे माइनिंग में हम लोगों को बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला था 37.7% का, क्लियर। लाइफ स्टॉक 13.2%, इसके साथ साथ जो है वो फिशिंग आ गया 6.3%, क्लियर।
तो ये 24 और 23-24 इन दोनों का जो वो सब सेक्टर के अंदर भी थोड़ी सी कैटेगराइजेशन जो वो आप लोग याद रख लेना। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन रख लो कि सबसे ज़्यादा किसका था, माइनस में किस किस का था, ताकि अगर कल को ऑप्शन भी आ जाता है तो उसको निकालना जो है वो हम लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो ये था हमारा प्राइमरी सेक्टर। अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो 65,134 करोड़ रुपीस जो है वो ग्रोथ रजिस्टर की गई सेकेंडरी सेक्टर में 24-25 में। 60,238 करोड़ रुपए की जो ग्रोथ है वो रजिस्टर की गई 2023-24 के अंदर। क्लियर। इसके साथ साथ अगर हम परसेंटेज वाइज ग्रोथ की बात करें 8.1% 2024-25, 9.4% 2023-24, 2022-23 में 5.3% की ग्रोथ रजिस्टर हुई। इसके साथ साथ अगर हम सेकेंडरी को भी और ज़्यादा बाइफरकेट करें, जैसे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले आ जाएगा, तो 24-25 में मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ परसेंटेज था दैट इज 7.1%। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड यूटिलिटीज़ की बात करेंगे, दैट इज, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, दैट इज 11.5%। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें 9.4%। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो है वो हम लोगों को ग्रोथ परसेंटेज देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो है वो अगर हम लोग टर्शरी सेक्टर की बात करें, अब ना एक थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है यहाँ पे, देखो ये वाला डाटा जो है दैट इज कांस्टेंट प्राइसेस का है, लेकिन ये वाला जो डाटा हमने सारा किया ये करंट प्राइसेस का है। जब हम लोग करंट प्राइस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सर्वे में भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये एक शब्द, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट था यहाँ पे, ये वाला पॉइंट था हमारा कि देखो सबसे ज्यादा हमने देखा सर्विस सेक्टर का है, दूसरे नंबर पे हमने देखा इंडस्ट्रीज का है, लेकिन ध्यान रखना ये किसके ऊपर है, ये कांस्टेंट प्राइस के ऊपर है। जब हम लोग करंट प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि देखो डाउट जहन में आएगा, जब हम लोग करंट प्राइस की बात करेंगे तो करंट प्राइस में ऐसा नहीं है। करंट प्राइस में 60 करोड़ के आसपास, जो 65 करोड़ के 65,000 करोड़ के आसपास जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का है, लेकिन ये कौन सा है, करंट है। क्लियर। ये जो है ये करंट प्राइसेस हैं, ये कौन से हैं, करंट प्राइसेस है। ये वाला जो ग्रोथ पैटर्न है दिस इज योर कांस्टेंट प्राइसेस। क्लियर। तो जब हम लोग ये शब्द यूज करेंगे, एक लाइन लिखी गई है सर्वे के अंदर और वो बड़ी जनरल सी लाइन है कि जो जीबीए है वो सर्विस सेक्टर का, या जीबीए के अंदर सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ध्यान रखना वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ तब है जब कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, वैसे रियलिटी में कांस्टेंट प्राइस जो है उसी के ऊपर जो वो कैलकुलेशन होती है। तो वो स्टेटमेंट वैसे इन जनरल सही है, लेकिन जो डाटा है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन अगर होता है तो ये करंट प्राइसेस के ऊपर वाला डाटा है और दूसरे जो है वो हमारे कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है। तो टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रेड आ गया, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अदर सर्विसेज। तो इनमें ग्रोथ देखिए क्या है, 2024-25 और 23-24 की ग्रोथ पे थोड़ा नजर मार लेना। ट्रेड रिपेयर की ग्रोथ 8.1% की थी, ट्रांसपोर्ट की 9.4%, फाइनेंशियल सर्विसेज की 8.4%, रियल एस्टेट, ओनरशिप, ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज की 5.4%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2.9% और बाकी जो थी वो 3.8% थी। अगर हम लोग 23-24 की थोड़ी सी बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में एक है, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में माइनस की ग्रोथ जो वो वैल्यूडेशन जो वो कंसीडर की गई। बाकी में सबसे ज़्यादा जो है वो दैट इज ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का था, दैट इज 14.2%। तो ये तीन अलग अलग सेक्टर्स थे जिनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली जीबीए की जो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर ग्रोथ रेट है उसका कंपैरिजन वो नहीं कर सकते हो, तो ये वाला जो है वो ज़्यादा आसान है। प्राइमरी सेक्टर 3.2% पे ग्रो किया, सेकेंडरी 8.1% पे गया, टर्शरी 5.9% पे गया। ओवरऑल 2023-24 की बात करूंगा, -1.7 जो है ये ध्यान रखेंगे प्राइमरी सेक्टर ने ग्रो किया, 9.4% सेकेंडरी ने किया, 6.0% जो है वो टर्शरी सेक्टर ने किया। ये बेसिकली जीबीए का कितना परसेंट, जीबीए के अंदर अलग अलग सेक्टर ने कितना परसेंट जो वो ग्रो किया। क्लियर। ये देखो एक पैटर्न देख लो, 19-20 में सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर ने 18.2% जो है वो ग्रोथ रेट रजिस्टर की थी। क्लियर। इसके अलावा आप यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में, तो ये डाटा थोड़ा सा 2003 साल तक का जो है वो ध्यान में रख लेना। 22-23 तक तो ये पूछ ही रहे हैं, क्या पता 21-22 ना पूछे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी और ये डाटा जो है उसी तरह से हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट आ गया, दैट इज हिमाचल प्रदेश की जो इकॉनमी है उसमें किस किस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। क्लियर। तो जैसे देखिए प्राइमरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश और इंडिया की इकोनॉमी के साथ जो वो कंपैरिजन है, जहाँ पे देखा जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर का जीबीए में कितना कंट्रीब्यूशन, या जीबीए के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन और प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितना जो है वो कंट्रीब्यूशन है। और ये इंडिया लेवल के ऊपर भी होगा और ये हिमाचल लेवल के ऊपर भी होगा। क्लियर। तो इन दोनों को जो है हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे।
अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश और इंडिया के लेवल को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर का हिमाचल प्रदेश की जो जीवीए है उसमें कितना परसेंट शेयर है, वो है 14.74%। क्लियर। इंडिया में कितना है, 20.19% शेयर है एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज का ज़्यादा है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा तो हिमाचल में देखिए एम्प्लॉयमेंट कितनी है, 53.98%। इंडिया लेवल पे एम्प्लॉयमेंट कितनी है, 96.31%। क्लियर। तो यहाँ पे ज़्यादा शेयर होने के बावजूद कम परसेंटेज है, हिमाचल में कम होने के बावजूद ज़्यादा है। तो ये डाटा आपने याद रख लेना है। अगर आपको थोड़ा और सब सेक्शन वाइज चलना है तो देखिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड में 14.2 है, माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है उसमें शेयर, उसका शेयर 0.47% है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड का, आप ध्यान रखना ये थोड़ा सा देख लेना कि कल को हो सकता है प्राइमरी सेक्टर पूछे, अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज का कितना शेयर है, दैट इज 53.03 जो है वो माइनिंग एंड क्वेरिंग का कंट्रीब्यूशन है इन एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्लियर। तो ये थोड़ा सा 0.03 याद रख लेना, क्योंकि इस चक्कर में कहीं गलत क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो पढ़ लेना वहां पे कि ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूछा है या इसमें भी स्पेसिफिक पूछा है। सेकेंडरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें 39.98% जो है वो हिमाचल के अंदर है, इंडिया के अंदर 29.63% है। एम्प्लॉयमेंट हिमाचल के अंदर 22.01% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है सेकेंडरी सेक्टर, और इंडिया के अंदर जो वो 23.96% लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थोड़ा एक पॉजिटिव साइन है। टर्शरी की अगर हम बात करें 45.28% जो है वो टोटल हिमाचल का कंट्रीब्यूशन है जीवीए के अंदर। इंडिया में देखें तो 54.18% है। तो कंपैरिजन भी देखिए कि इंडिया में किस सेक्शन का ज़्यादा है। हिमाचल के अंदर एम्प्लॉयमेंट 24.01% को टर्शरी सेक्टर से मिल रही है, और इंडिया के अंदर जो है वो 29.73% लोगों को। तो ये जो रेड किया मैंने, इसको आप लोग एक बार नजर मार लेना कि एम्प्लॉयमेंट और जीबीए के अंदर जो है वो किस किस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। डन। अब लास्ट आ जाएगा 5 ईयर प्लान्स का कंपैरिजन है। यहाँ पे बेसिकली इंडिया और हिमाचल ने, पहले 5 ईयर प्लान होते थे। क्लियर। उसके बाद जो है वो हमारे एनुअल प्लान आ गए। तो जैसे पहले 12 प्लान है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो वो 1951-56 के बीच में है, तो हिमाचल ने पहले 5 ईयर प्लान में 1.6% ग्रो किया था 5 सालों में, और इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो 3.6% थी। दूसरा फाइनेंशियल ईयर प्लान आ गया, आपका सेकंड 5 ईयर प्लान आ गया 1956 से 61 के बीच में। हिमाचल का ग्रोथ जो था वो 4.4% था, इंडिया का ग्रोथ जो था वो 4.1% था। तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, हिमाचल का ज़्यादा था। तीसरे में भी हिमाचल ज़्यादा था, इंडिया का डिक्लाइन है। फिर एनुअल प्लान्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल देखिए यहाँ पे हिमाचल ने माइनस की जो ग्रोथ रेट है उसको रजिस्टर किया हुआ है। क्लियर। इसके साथ साथ सिक्स की बात करें 3.0 है। उसके बाद सेवन्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो सबसे ज़्यादा 5 ईयर प्लान्स में जो परसेंटेज ग्रोथ हमने रजिस्टर किया है वो 1985 से लेकर 1990 85 से लेकर 90 के बीच में जो वो ग्रोथ रेट रजिस्टर की गई है। क्लियर। इसके बाद ये वाला थोड़ा देख लेना, ये ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा कि 18-19 में हिमाचल का कितना ग्रोथ है, इंडिया का कितना ग्रोथ है, 20-21, ये हमने थोड़ी देर पहले भी कंपेरेटिव डाटा किया ही है। इसको आप लोग यहाँ से भी एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ पे। डन। तो ये थे हमारे पहले 2 चैप्टर्स इकोनॉमिक सर्वे से, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा है थोड़ी और डिटेलिंग के साथ होगा, वो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ग्रुप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक जो है वो मौजूद है। बाकी लेक्चर्स के साथ धीरे धीरे मिलेंगे। हफ्ते में कोशिश है हमारी कि 2-3 लेक्चर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाए, ताकि एटलीस्ट 15-20 दिनों के अंदर अंदर जो है इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाए। क्लियर। देखिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा फैक्चुअली हैवी है, थोड़ा फोकस प्री स्पेसिफिक हम लोगों ने ज़्यादा रखा है अभी, ज़्यादा रिलेवेंट है फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर जो अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, और मल्टीपल रिवीजन इज द की। बार बार पढ़ो और थोड़ा सा एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, जिससे थोड़ी जर्नी आप लोगों की आसान हो जाए। तो इसी के साथ सर्वे का जो लेक्चर है उसको मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।